हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर भूगोल SCERT बिहार बोर्ड के भूगोल के बुक का हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। ये क्लास जो है ये क्लास 11th की बुक है, जो ये भूगोल की बुक होगी ही भूगोल की बुक है, जिसमें से हमारा लास्ट टॉपिक होगा जलवायु। इससे पहले हमने चैप्टर मतलब इकाई 3 तक समाप्त कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। BPSC तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए। तो इस टॉपिक्स में जलवायु है, जिसे हम पढ़ेंगे। आज जलवायु के बारे में कुछ पढ़ा जाएगा। जलवायु में चैप्टर 8 है ये, वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। इसमें मनुष्यों एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब ये पवन की तरह बहती है तभी हमें इसे महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों से बना है। 8.1 में देख सकते हैं, चित्र जो होगा 8.1 में देख सकते हैं यहाँ पे। अभी इसको थोड़ा समझते हैं, जब इसको पूरा पढ़ लिया जाएगा तब। में हवा में उपस्थित उन गैसों का विवरण है जो वायुमंडल के निचले भाग में पाई जाती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। गैस। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के लिए एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर उनको पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल में ओजोन की अनुपस्थिति से हमारे ऊपर क्या प्रभाव होगा? जलवाष्प जो होता है ये वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस हैं जो ऊंचाई के साथ घटती जाती हैं। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में ये हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क प्रदेशों में ये हवा के आयतन के 1% भाग से भी कम होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर
विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार यह एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म की तथा न ही अधिक ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। धूल कण वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ये छोटे कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संभावनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर के मेघों का निर्माण करती हैं। वायुमंडल की संरचना वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये घटता जाता है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को पांच विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है। ये क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल तथा बहिर्मंडल हैं। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है तथा यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। क्षोभमंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है। क्षोभमंडल की जो मोटाई है विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इसे स्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी स्तर में होता है। इस स्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 सेंटीग्रेड घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभमंडल और समतापमंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता और समतापमंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समतापमंडल का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ये परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। मध्यमंडल समतापमंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच करके ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। मानचित्र में देख सकते हैं, मतलब कि चित्र में देख सकते हैं वायुमंडल की जो संरचना है ये है क्षोभमंडल सबसे निचला परत होता है और बताया गया है इसमें कि जो क्षोभ सीमा होगा ये क्षोभ सीमा समतापमंडल और क्षोभमंडल के बीच की जो सीमा होगी इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। मतलब कि क्षोभमंडल और समतापमंडल को अलग करने वाले भाग को क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहते हैं। समतापमंडल और क्षोभमंडल को अलग करने वाली जो सीमा होगी इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। ये और यहाँ पे इसी के ऊपर समताप सीमा है और मतलब कि क्षोभमंडल, उसके बाद समतापमंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद वायुमंडल, फिर सबसे लास्ट में बहिर्मंडल आता है। तो इसे 5 लेयर में बांटा गया है। मध्यमंडल की
मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित होता है उसे बहिर्मंडल कहते हैं और ये सबसे ऊंचा संस्तर है तथा इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले दो संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं। मौसम और जलवायु के तत्व ताप, दवा, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन तत्वों के बारे में हम विस्तृत जानकारी अध्याय 9, 10 और 11 में दी गई है। तो यहाँ पर इन प्रश्नों के कुछ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो वायुमंडल पर जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्षोभ मंडल है ये महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। समुद्र, नमक, पराग, राग, धुएं की कालमा और महीन ये किससे संबंधित हैं। तो ये धूलकण से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो अभी हमने इसको पढ़ा था कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिसकी मात्रा जो है ये नगण्य हो जाती है। जी यहाँ पे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है या नगण्य हो जाती है 120, इसलिए इसमें ग ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर आप सभी को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे करके बताना है कि उसका उत्तर क्या हो सकता है। मतलब कहा गया है कि कौन सी गैस है जो सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। तो पाँचवें का जो उत्तर होगा कि इसमें बताया गया था कि सौर विकिरण के लिए कौन सी पारदर्शी होगी और पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा CO2 जो गैस होगी ये पृथ्वी के मतलब पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होगी, इसलिए इसमें ग ऑप्शन सही होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे एक नए चैप्टर में, चैप्टर 9 में मिलेंगे। और जब तक के लिए इसे आप देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। चलिए मिलेंगे नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।